कि लायोफोबिक कोलॉइड और लायोफिलिक कोलॉइड। लायोफोबिक कोलॉइड का प्रिपरेशन डिफिकल्ट होता है, लायोफिलिक का बहुत आसान होता है, ये बताए थे। लायोफिलिक के लिए क्या करना है, डिस्पर्स फेज का जो पार्टिकल है या सॉलिड जो है ना, उसको सिंपली सॉल्वेंट में मिला दीजिए, बन जाएगा। बट लायोफोबिक के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। जो मोस्ट कॉमन मेथड होता है लायोफोबिक के लिए, उसमें हम लोग 3 देखे थे। एक देखे थे केमिकल मेथड, दूसरा हम लोग देखे थे आपका पेप्टाइजेशन, और तीसरा हम लोग देखे थे ब्रेडिक्स आर्क मेथड। ब्रेडिक्स आर्क मेथड बेटा मेटल कोलॉइड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? ब्रेडिक्स आर्क मेथड में हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी यूज करना होगा, इलेक्ट्रिसिटी मतलब फ्लो कराना होगा। तो बेटा सिर्फ मेटल्स में ही कंडक्शन होता है ना, तो मेटल कोलॉइड हम लोग ब्रेडिक्स आर्क मेथड से बना सकते हैं। पेप्टाइजेशन में बेटा हम लोगों को फ्रेश प्रेसिपिटेट को कन्वर्ट करना होता है। और यहाँ हम लोग ये भी डिस्कस किए थे कि ऑल कोलाइडल पार्टिकल्स विल हैव चार्ज ऑन देयर सरफेस। ऑल कोलाइडल पार्टिकल विल हैव चार्ज ऑन देयर सरफेस, ये हम लोग डिस्कस किए थे। चलिए अब बेटा प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स आज डिस्कशन होगा, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। देखो प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स में हम लोग को क्यों प्यूरिफाई करना है, उसका मेन रीजन क्या है। तो देखो प्यूरिफिकेशन इसलिए करना होता है क्योंकि इम्प्योरिटीज होता है। अब किस टाइप का इम्प्योरिटीज रहेगा। सो देखो जो मोस्ट कॉमन इम्प्योरिटी होता है ना, वो अपना होता है इलेक्ट्रोलाइट। याद कीजिए हम लोग पेप्टाइजेशन में किए थे कि पेप्टाइजेशन इज प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड precipitate into क्या, a colloid by adding small amount of electrolyte. फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल बताते हैं कि लेट्स से आपको आर्सेनिक सल्फाइड का प्रेसिपिटेट है, ठीक है, एक आर्सेनिक सल्फाइड का प्रेसिपिटेट है। तो हम लोग को करना क्या होगा, हम लोग को इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना होगा, या फिर सिंपल सा ले लेते हैं सोडियम सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड बेटा पता होना चाहिए आप लोग को, एक प्रेसिपिटेट होता है। ये आप लोग प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में किए होंगे। सिल्वर आयोडाइड इज अ प्रेसिपिटेट। किस कलर का प्रेसिपिटेट होता है, किसी को याद है, किसी को आइडिया है, जल्दी से बताइए। सिल्वर आयोडाइड किस कलर का प्रेसिपिटेट है बेटा। प्रैक्टिकल में स्कूल में हुआ है बेटा, क्लास 11th में ही आप लोग का हो गया होगा। येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। अब देखो सिल्वर आयोडाइड का आपने एक प्रेसिपिटेट लिया है जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड है, ये AgI का प्रेसिपिटेट है। इसमें आपको पता क्या करना है, इसमें आपको AgNO3 ऐड कर देना है। तो होगा क्या कि जो सिल्वर आयोडाइड का प्रेसिपिटेट है, इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे और इसके सरफेस के ऊपर बेटा Ag+ जो है ना, ये आके डिपॉजिट या एडजॉर्ब हो जाएगा। विल हैव दिस प्रेसिपिटेट कवर्ड बाय सिल्वर प्लस ऑन द सरफेस, ठीक है। तो अब देखो AgNO3 आपने ऐड तो कर दिया, बट बेटा आपने स्मॉल अमाउंट ऐड किया है, तो सारा AgNO3 इसके सरफेस पे नहीं आया होगा, कुछ AgNO3 बच गया होगा, कुछ AgNO3 बच गया होगा जो एक्स्ट्रा आपने ऐड कर दिया होगा। अब बेटा एकदम एग्जैक्ट सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो ऐड कर नहीं पाइएगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही ऐड हो जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा वाला AgNO3 ऐड हो गया है उसको बाहर निकालना होगा। समझ में आया। तो प्यूरिफिकेशन के समय हम लोग मोस्टली जो इलेक्ट्रोलाइट ऐड किए थे उसी को बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे, इसको लिख लीजिए, ठीक है। colloidal solutions generally contains
colloidal solution generally contains, देखिए ये सब इसमें लिखना बहुत जरूरी है, क्यों पता है? इस चैप्टर में ना, जॉइंट में, नीट में आपका यही आएगा, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट या आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो अगर स्टेटमेंट लिखा रहता है ना, तो वहां फिर कंफ्यूजन नहीं होता कि होगा या नहीं होगा। कोलॉइडल सॉल्यूशन जनरली कंटेन्स excess amount of electrolyte. Colloidal solution generally contains excess amount of electrolyte. And some other soluble impurities. And some other soluble impurities. ये होता है। Small amount of electrolyte, ध्यान से लिखिएगा, small amount of electrolyte is necessary for stability of colloid, but excess amount can cause coagulation, but excess amount can cause coagulation. स्मॉल अमाउंट जरूरी है, बट एक्सेस अमाउंट के कारण कोआगुलेशन हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ठीक है, अब समझिए प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड का डेफिनेशन क्या होगा। प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड का डेफिनेशन अपने हिसाब से अगर आप सोचेंगे ना तो गलत हो जाएगा। अगर मैं ये कहूं प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड मींस रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो फॉल्स। We cannot remove all the electrolyte because small amount is necessary. तो सारा रिमूव कर दीजिएगा ना इलेक्ट्रोलाइट, तो कोआगुलेशन हो जाएगा। सारा भी रिमूव नहीं करना है आपको, कम करके एक अमाउंट में लेके आना है, एक ऐसे अमाउंट में लेके आना है जो आपका कोलॉइड को स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब ना करे। So we are not going to completely remove all the electrolyte. We are going to reduce the amount of electrolyte to a minimum value which is essential for stability of colloid. तो देखिए करेक्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट में क्या आता है, जॉइंट में पूछेगा ड्यूरिंग प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड द ऑल द इलेक्ट्रोलाइट इज रिमूव, नहीं, ऑल इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट रिमूव, अ सर्टेन टू अ सर्टेन अमाउंट इट इज रिड्यूस्ड, कम करना है। तो लिखेंगे द प्रोसेस, द प्रोसेस, देखिए ये कुछ कुछ डेफिनेशन ना एनसीईआरटी में ना बोल्ड में दिया हुआ है, तो उसको एकदम उसी के जैसा लिख लेना। द प्रोसेस ऑफ, sorry, the process used for reducing, the process used for reducing the amount of impurities to a requisite minimum amount, minimum, is known as purification of colloid। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, कंप्लीट नहीं हटा रहे हैं, बस मिनिमाइज कर रहे हैं, एक मिनिमम अमाउंट तक लाके छोड़ देना है। मल्टीपल टाइप से हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ मेथड, टाइप्स ऑफ मेथड,
सबसे पहले बेटा डायलिसिस, बड़ा इंपॉर्टेंट है डायलिसिस। फिर है आपका इलेक्ट्रोडायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस। सबसे पहले है डायलिसिस, फिर इलेक्ट्रोडायलिसिस, फिर है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फिर है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस एंड देन कम्स अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब देखिए इसका बेटा आपका बोर्ड में आता है पूरा अच्छे से, डायलिसिस क्या है, डायलिसिस क्या है। तो पहले डेफिनेशन लिख लेते, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। इट इज प्रोसेस ऑफ रिमूविंग। देखिए ठीक है, यहाँ पे आप बोले हैं कि आ गया है रिमूविंग, बट बेटा ठीक है, यहाँ पे रिड्यूसिंग होना था, बट एनसीईआरटी का बेटा यहाँ पर ऊपर लिखा रहता है रिक्विजाइट मिनिमम, बाद में डायलिसिस में रिमूविंग होता है, ठीक है। तो डायलिसिस में आएगा तो आप रिमूविंग लिख सकते हैं, बट आपको बेटा बार बार बता रहे हैं, अगर चूज दी करेक्ट स्टेटमेंट में आएगा तो आपको लिखना है रिक्विजाइट मिनिमम होता है, एक रिड्यूस करके मिनिमम में लाना है, ठीक है। इट इज प्रोसेस ऑफ रिमूविंग dissolved substances from colloidal solution, from colloidal solution by means of diffusion through suitable membrane, through suitable membrane, through suitable membrane, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन। अब देखो जॉइंट में क्या पूछेगा, डायलिसिस इन्वॉल्व डिफ्यूजन, बिल्कुल सही है, तो बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन एंड इट रिक्वायर्स अ सुटेबल मेम्ब्रेन। सुटेबल मेम्ब्रेन का मतलब ये होता है बेटा, मेम्ब्रेन का एक, मेम्ब्रेन वो सारा उसको बोलते हैं जिसको बेटा, जिसके ऊपर पोर्स होगा। फॉर एग्जांपल सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन बेटा सरफेस के ऊपर आने जाने का रास्ता जो होता है ना, थोड़ा बहुत ट्रैफिक खुला रहता है। मेम्ब्रेन एक ऐसा चीज होगा बेटा जिसके रास्ते में ना थोड़ा बहुत पोर्स होना चाहिए, ये आपका मेम्ब्रेन होता है, इधर से आना जाना हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर ट्रैफिक खुला हुआ है, यहाँ पर भी ट्रैफिक खुला हुआ है। अब सुटेबल का मतलब होगा बेटा, ये ट्रैफिक का ना डायमेंशन होता है या विड्थ होता है या डायमीटर होता है, ठीक है। तो ये डायमीटर जो होता है ना बेटा, वो अपने अपने हिसाब का होना चाहिए। अब हर कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए में भी अलग अलग हो सकता है, बट हम लोग यहाँ जनरल डायलिसिस करेंगे तो अब यहाँ पे हम लोग साइज का उतना हम लोग केयर नहीं करेंगे, ठीक है। बट ऐसा समझिए बेटा, जैसे आपका मास्क आता है ना आजकल, N95 वगैरह वगैरह, तो बेटा उसमें भी क्या होता है, डायमेंशन होता है पोर्स का, उस जो जिस कपड़े से बना रहता है उसमें पोर साइज होता है कुछ, तो अलग अलग पोर साइज का मास्क को अलग अलग नाम दिया गया है, ठीक है। तो वैसा ही यहाँ पर होगा, समझिए। डायलिसिस के अंदर ही है पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूशन, पार्टिकल्स ऑफ ट्रू सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन से लोग कंफ्यूज होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ ट्रू सोल्यूशन आर स्मॉलर देन पार्टिकल्स ऑफ, या स्मॉलर देन कोलॉइडल पार्टिकल्स। हम लोग पहले ही पढ़ चुके, कोलॉइडल पार्टिकल्स 1 नैनोमीटर से बड़ा होगा, ट्रू सोल्यूशन 1 नैनोमीटर से छोटा होगा। तो हम लोग करते क्या है समझिए, ये अपना एक बीकर होगा, इस बीकर में लेट से बेटा आपका प्योर
सॉल्वेंट है, दैट इज लेट्स से प्योर वाटर है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बैग लेंगे, ठीक है। ये बैग लेंगे, ठीक है बेटा। ये बैग जो होगा ना बेटा, ये आपका सेमी परमिएबल होगा, सेमी परमिएबल टाइप होना चाहिए। इसको हम लोग डायलाइजिंग मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, डायलाइजिंग मेम्ब्रेन। अब इसमें देखो बेटा होना क्या है, इसमें बेटा थोड़ा थोड़ा पोर्स होगा, स्मॉल स्मॉल पोर्स होंगे इसमें। लेट से यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है। ये सब क्या है बेटा, पोर्स है इसके अंदर, ठीक है। दीज आर पोर्स, दीज पोर्स परमिट particles smaller than 1 nanometer to pass through. These pores will permit particles which are smaller than 1 nanometer to pass through. बाकी को ये ब्लॉक कर देगा, बाकी को ये ब्लॉक करेगा। अब इमेजिन करो इसके अंदर कोलाइडल सोल्यूशन है, इसके अंदर कोलाइडल सोल्यूशन है, दिस इज कोलाइडल सोल्यूशन। अब कोलाइडल सोल्यूशन के अंदर बेटा दो तरह के पार्टिकल्स माने जाएंगे, एक तो कोलॉइड का पार्टिकल्स होगा, और एक आपका बेटा मैं ट्रायंगल शेप का बना रहा हूं, ठीक है। ये आपका डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटी है बेटा। पोर साइज ऐसा होगा ना कि ये वाला डिजॉल्व इम्प्योरिटी बाहर आएगा, ठीक है। डिजॉल्व इम्प्योरिटी होगा, डिजॉल्व इम्प्योरिटी डिफ्यूजेस आउट, डिजॉल्व इम्प्योरिटी डिफ्यूजेस आउट। ये जो डिजॉल्व इम्प्योरिटी है वो बाहर आ जाएंगे। क्यों बाहर आ जाएंगे बेटा, इनका साइज तो लेस देन 1 नैनोमीटर होगा ना, लेस देन 1 नैनोमीटर होगा। और ये पोर साइज किसको अलाउ करता है, लेस देन 1 नैनोमीटर को बाहर आना अलाउ करेगा। तो हम लोग को पता होता है ये जो पार्टिकल्स है बेटा, दीज आर नॉट स्टेशनरी, दे आर ऑलवेज इन कांस्टेंट रैंडम मोशन, दैट इज ब्राउनियन मोशन। तो जस्ट बाय रैंडम मोशन समटाइम्स दे विल एस्केप फ्रॉम दिस पोर्स, और ये बाहर चला आएगा। आपको बेटा इसमें बेटा समय काफी लगेगा, क्यों, ये बेटा रैंडमली मूव कर रहा है, इसको बाहर आने के लिए बाय चांस बाय लक इसको पोर्स को बाहर इसको पोर्स को क्रॉस करना होगा, समझे बात को। तो इसमें समय लगता है, काफी समय लगेगा, लेट से 24 आवर्स के आसपास लगना चाहिए। तो नॉर्मली कौन सा मेम्ब्रेन हम लोग यूज करते हैं, नॉर्मली हम लोग एनिमल मेम्ब्रेन यूज करते हैं। अब एनिमल मेम्ब्रेन का मतलब पता क्या है, किसी भी एनिमल का, ये जो लोग नॉनवेज वगैरह खाते हैं ना, तो उसका वेस्ट आता है, वेस्ट वो नहीं घर वाला वेस्ट नहीं, स्लॉटर हाउस का वेस्ट, जहाँ बकरी वगैरह काटी जाती है ना। क्योंकि नेट चला रहा था। आवाज सबको आ रही है बेटा, कमेंट करके बता दीजिए जल्दी से, बीच में लाइट गया हाँ था। सर। ठीक, हाँ। हाँ सर। एनिमल, हाँ, एनिमल मेम्ब्रेन में बेटा स्लॉटर हाउस का जो वेस्ट होता है ना, जो बकरी वगैरह काटते हैं, तो एनिमल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, वहां से वो लोग मेम्ब्रेन ले लेंगे, ठीक है। सबसे सस्ता वही तरीका होता है, इसीलिए लोग इसी को यूज करते हैं, ठीक है, इंडस्ट्री वगैरह में। एक तो आपके पास वो एक ऑप्शन है कि एनिमल मेम्ब्रेन सीधा यूज कर लीजिए। दूसरा है पार्चमेंट पेपर, ये आपको बेटा लैब वगैरह में मिल जाता है, पार्चमेंट पेपर। दूसरा है आपका सेलोफेन
शीट। अब देखो सेलोफेन शीट बेटा वो वाला शीट नहीं है जो हम लोग मतलब नॉर्मली यहाँ पर यूज करते हैं ना, वो स्टेशनरी के शॉप में मिलता है, वो वाला सेलोफेन शीट नहीं होता है, ठीक है। नाम कॉमन हो सकता है बट वो नहीं है ये। चलिए, इसमें बेटा किसी को प्रॉब्लम है? ठीक है, चलिए। तो ये हो गया अपना सिंपल डायलिसिस। तो पार्ट impurities diffuses out on its own, time consuming process या टाइम टेकिंग प्रोसेस, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ठीक है, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। चलिए, टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ डायलिसिस, डायलिसिस an electric field is applied, an electric field is applied, and the process is called electrodialysis, and the process is called electrodialysis. देखो करना क्या है बेटा, ये डिजॉल्व इम्प्योरिटी है बेटा, एक बार पहले भी एक्सप्लेन कर दिए, ये डिजॉल्व है ना बेटा, तो या तो ये कटायन होगा या तो अनायन होगा। इफ समथिंग इज डिजॉल्व, देन most likely the chances either it will be cation or it will be an anion. So if this is a cation, it will be attracted by negative plate, and if this is anion, it will be attracted by positive plate. तो हम लोग क्या करेंगे, डिफ्यूजन के भरोसे अब नहीं छोड़ेंगे, हम लोग इसको जो इम्प्योरिटीज होगा उसको उसको पुल करके बाहर निकालेंगे, मतलब उसको अट्रैक्ट करेंगे और ट्राई करेंगे कि एकदम जल्दी से जल्दी वो बाहर आ जाए। तो देखो सेम काम होना है फिर से, बट यहाँ पर इस बार एक नेगेटिव प्लेट और यहाँ पर एक बार एक पॉजिटिव प्लेट रहेगा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। फिर से बेटा इसके अंदर आपके बड़े बड़े पार्टिकल्स रहेंगे जो कभी बाहर नहीं आने वाले हैं, और आपके बेटा यहाँ पे इम्प्योरिटी रहेगा, आ गया ब्लू पेन, यहाँ पे आपका इम्प्योरिटी रहेगा, ट्रायंगल वाला इधर चला जाएगा और स्क्वायर वाला इधर आ जाएगा। लेट्स से ट्रायंगल आपका पॉजिटिव है और स्क्वायर वाला आपका नेगेटिव है। होपफुली आपको दिख रहा होगा, एक मैंने ट्रायंगल बनाया और एक मैंने स्क्वायर बनाया। आप प्लस माइनस ही बना सकते, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इलेक्ट्रोडायलिसिस का अगर डेफिनेशन पूछ ले, इसका टॉपिक लिख लीजिएगा इलेक्ट्रोडायलिसिस, ठीक है, इलेक्ट्रोडायलिसिस को डेफिनेशन पूछ ले तो बड़ा सिंपल सा है, डायलिसिस कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इज नोन एज इलेक्ट्रोडायलिसिस। अब स्कूल एग्जाम में आए तो पहले डायलिसिस का डेफिनेशन लिख दीजिए, फिर इलेक्ट्रोडायलिसिस लिख दीजिए, ठीक है। डायलिसिस कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ
external electric field is called electrodialysis. Called electrodialysis. So dialysis carried out in presence of external electric field is called electrodialysis. चलिए, now what is ultrafiltration? अल्ट्राफिल्ट्रेशन भी बेटा फिल्टर पेपर की तरह ही होता है, बस फिल्टर पेपर में बेटा पोर का साइज थोड़ा बड़ा होता है। देखो, अगर फिल्टर पेपर से दूध अगर पास करेंगे ना बेटा, तो फिल्टर पेपर से दूध पूरा का पूरा पास हो जाएगा। बट अल्ट्रा फिल्टर पेपर से अगर दूध पास करेंगे ना, तो सिर्फ पानी पास करेगा, और ये जो आपका छेना होता है ना, वो पास नहीं करेगा, वो ऊपर जमा हो जाएगा। समझे बात को? तो अल्ट्रा फिल्टर फिल्ट्रेशन में अल्ट्रा फिल्टर पेपर यूज होगा, जिसका पोर साइज छोटा होता है। अब ध्यान रहे बेटा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होगा ना, आप कोलॉइडल पार्टिकल्स को सॉल्वेंट से अलग कर देते हो। फिर से समझिए, दूध को अगर अल्ट्रा फिल्टर पेपर से पास कर देंगे ना, तो पानी अलग हो जाएगा और छेना अलग हो जाएगा, और पानी के साथ ही आपका सारा सॉल्युबल इम्प्योरिटी पानी में चला जाएगा। तो ड्यूरिंग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन व्हाट वी आर डूइंग, वी आर सेपरेटिंग कोलॉइडल पार्टिकल्स फ्रॉम वाटर दैट इज सॉल्वेंट। कोई और कोलॉइड में तो सॉल्वेंट होगा ना, तो इट इज प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग, इट इज प्रोसेस ऑफ separating colloidal particles from, ध्यान से देखिए, फ्रॉम सॉल्वेंट एंड other soluble impurities by passing colloid through, by passing colloid through ultra filter paper, ultra filter paper। जैसे फिल्ट्रेशन कैरिड आउट होता है ना बेटा, एग्जैक्टली उसी तरीके से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी होगा। एक फनेल ले लीजिएगा, फनेल में आप अल्ट्रा फिल्टर पेपर का कोन बना दीजिएगा, अल्ट्रा फिल्टर पेपर का एक कोन बना हुआ है, दिस इज अल्ट्रा फिल्टर पेपर। ठीक है, ऊपर क्या कलेक्ट हो जाएगा, ऊपर आपका बेटा कोलॉइडल पार्टिकल कलेक्ट हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, सॉल्वेंट प्लस इम्प्यूरिटी, डिजॉल्व इम्प्यूरिटी। ठीक है, ये होने वाला है, जैसे फिल्ट्रेशन कैरी किए थे आप लोग लोअर क्लासेस में। ठीक है, वैसा ही होता है। ना अल्ट्रा फिल्टर पेपर का पोर साइज बेटा फिल्टर पेपर से कम होता है, लिख लीजिए ना, बाद में कभी पूछेगा तो भूल जाइएगा। अल्ट्रा फिल्टर पेपर हैव
वेरी स्मॉल पोर्स। फिल्टर पेपर का बड़ा होता है, फिल्टर पेपर विल ब्लॉक पार्टिकल्स मोर देन 100 नैनोमीटर, 1000 नैनोमीटर, ठीक है। और ये वाला बेटा इट विल ब्लॉक मोर देन 1 नैनोमीटर। चलिए, अब क्वेश्चन ये, हाउ इज अल्ट्रा फिल्टर पेपर प्रिपेयर्ड। अब ये आपको बताना होगा क्योंकि आपके स्कूल एनसीईआरटी में लिखा रहता है। अल्ट्रा फिल्टर पेपर इज प्रिपेयर्ड बाय, देखिए घर में बनता है, ठीक है। घर में क्या बनता बताते हैं। अल्ट्रा फिल्टर पेपर इज प्रिपेयर्ड बाय, देखिए चावल का जो पानी बच जाता है ना बेटा, माड़ बोलते हैं उसको। एक्चुअली वो स्टार्च सोल्यूशन होता है। हम लोग हिंदी में माड़ बोलते हैं, इसको माड़ बोलते हैं, बट वो स्टार्च सोल्यूशन होता है। देखिएगा, जो कपड़ा बहुत पोरस होता है ना बेटा, एकदम थिन होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, उस चावल के पानी में हम लोग डिप करते हैं और फिर उसके सूखने के लिए छोड़ देते हैं। तो होता क्या ना बेटा, वो स्टार्च सॉल्यूशन जो होता है ना, सूखने के बाद ना पोर साइज को बहुत 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 छोटा कर देता है। तो अल्ट्रा फिल्टर पेपर में भी हम लोग वही काम करने वाले हैं। इसको भी बेटा हम लोग चावल जैसा पानी में डिप करेंगे, बट वो पानी जो होगा चावल का नहीं होगा, बट वैसा ही कुछ होगा, ठीक है। अब ये जो चावल जैसा पानी होता है ना बेटा, उसका एक नाम है। यहाँ पर तो हम लोग माड़ बोल दिए स्टार सोल्यूशन को, बट टेक्निकली सच सोल्यूशन इज नोन एज कोलॉइडियन। कोलॉइड इॉन इज नोन एज कोलॉइडियन। अभी लिखाएंगे, ठीक है, अभी आगे समझ लीजिए। तो अल्ट्रा फिल्टर पेपर इज प्रिपेयर्ड बाय इम्प्रेग्नेटिंग, मीन्स आपका डिपिंग का होता है, डिप करके सुखाना, ठीक है। इम्प्रेग्नेटिंग अ नॉर्मल फिल्टर पेपर, a normal filter paper with collodion, with collodion solution, collodion solution लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अब समझिए। जनरली 4% solution of nitrocellulose in alcohol plus ether mixture is used as collodion। तो पूछेगा बेटा एन एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइडियन, तो आपको बताना 4% सोल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेलुलोज इन अल्कोहल प्लस ईथर मिक्सचर। नेक्स्ट बेटा, पेपर जो होता है ना बेटा सॉफ्ट होता है, मतलब इसको मुझे हार्ड करना है ना, तो मैं इसको फॉर्मेल्डिहाइड में डिप कर दूंगा और सुखा दूंगा। तो फॉर्मेल्डिहाइड इज यूज्ड एज हार्डनिंग एजेंट। देखिए आप लोग नोटिस नहीं किए होंगे कभी, ठीक है, कुछ लोग किए भी होंगे, बट चांसेस कम होता है, लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं। पेपर को पानी में कभी भिगाए बेटा, पैसा को पानी में तो भींग जाता होगा ना। बहुत बार ऐसा होता होगा पॉकेट में रुपया रह गया और वो कपड़ा धुलने के लिए चला गया। बेटा आप नोटिस कीजिएगा, जब पेपर वो रुपया जो होता है ना सूख जाता है, सूखने के बाद वो पहले से हार्ड हो जाता है या सॉफ्ट हो जाता है, क्या हो जाता है।
हार्ड हो जाता है। हार्ड हो जाता है। तो ये जो हार्डनिंग एजेंट है ना, ये हार्डनिंग है, ठीक है, हार्डन की है। तो हार्डनिंग एजेंट पे पानी भी यूज कर सकते थे, ठीक है, बट फॉर्मेल्डिहाइड आसानी से, क्या बोलेंगे, पानी की तरह, मतलब वो डिजोल्व नहीं कर लेगा पेपर को। पेपर को हार्ड कर देगा, ऐसा नहीं है कि उसको पतला कर देगा या कुछ कर देगा। फॉर्मेल्डिहाइड बेटर माना जाएगा। और दूसरा क्या होता है ना, फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है ना बेटा, वो आप देखेंगे ना, फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन में हम लोग स्पेसिमेन को प्रिजर्व करते हैं। बायोलॉजी लैब में देखे ना, चूहा और वो आपका टैडपोल वगैरह या फ्रॉग वगैरह को प्रिजर्व किया रहता है ना, वो सिलेंडर में, जो बाहर माई स्कूल के बाहर भी है बेटा, वो एक्चुअली फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन। तो फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन से बेटा आप अगर हाथ धोएंगे ना, तो वो है कि आपका वो काम हो जाएगा, सैनिटाइजर वाला काम हो जाएगा। बट फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है ना, वो थोड़ा टॉक्सिक होता है, मतलब आपका बहुत पंजेंट होता है। तो कोई भी सोल्यूशन आप हार्ड करने के लिए यूज कर सकते थे, बट हम लोग नॉर्मली फॉर्मेल्डिहाइड यूज करेंगे एज ए हार्डनिंग एजेंट, ठीक है। तो हो गया। अल्ट्रा फिल्टर पेपर में आपसे यही इतना ही पूछ सकता है, पोर साइज वगैरह नहीं पूछेगा। अच्छा बेटा, ये स्लो प्रोसेस होगा या फास्ट प्रोसेस होगा बेटा? सर स्लो। परफेक्ट। देखो बेटा, ये स्लो होगा। देखो फिल्टर पेपर से आप समझ रहे हो, दूध पास करोगे तो कितना समय लगेगा, इस पेपर से भी दूध पास करोगे तो बहुत समय लगेगा। क्यों? क्योंकि पोर साइज इतना छोटा है कि धीरे 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 ड्रॉप करेगा ना। हाउ टू इंक्रीज दिस प्रोसेस, अब ये भी पूछ सकता है। तो बेटा दो तरीके हैं। एक तरीका है कि आप ऊपर से प्रेशर लगाइए, ऊपर से हाई प्रेशर देंगे तो जल्दी फ्लो करेगा ना। हम्म, ऊपर से अगर हाई प्रेशर लगाएंगे बेटा तो जल्दी फ्लो करेगा। ये लेट से आपका फिल्टर पेपर है, ऊपर से प्रेशर लगाइए। बट बेटा ऊपर से प्रेशर लगाना सही नहीं है, मालूम क्यों? ये पेपर है ना, ये पेपर मतलब ऐसा होगा, बहुत प्रेशर लगाइएगा पिस्टन से तो ये नीचे चला आएगा, ये पूरा पास कर देगा। हम लोग क्या करते हैं, सक्शन करते हैं, मतलब इसको थोड़ा वैक्यूम से कनेक्ट कर देंगे, वैक्यूम पंप से। अब क्या होगा, ये पुल करेगा ना यहाँ से, मतलब खींचेगा इसको, तो थोड़ा फास्टर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग सक्शन फोर्स अप्लाई करते हैं, सक्शन फोर्स, ठीक है, सक्शन फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अल्ट्रा फिल्टर, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन is made faster by applying suction force, by applying suction force। चलिए, तो अपने को ये सारा हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, देखिए बेटा, हम लोग पढ़े हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, पढ़े हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर।
फिर पढ़े हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, फिर वही सब आपका पढ़े थे आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन मेल्टिंग पॉइंट, ठीक, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट। बेटा 1 ग्राम 1 ग्राम NaCl और 1 ग्राम लेट से प्रोटीनेक्स, प्रोटीनेक्स या हॉर्लिक्स का ड्रिंक वगैरह होता है ना, मान लेते हैं प्रोटीनेक्स ड्रिंक होता है, ठीक है बेटा। वजन गेन करने के लिए देखिएगा ना एडवर्ड नहीं आता रहता है एंड्यूरा मास वगैरह, तो एक्चुअली वो सब आप अमीनो एसिड्स होता है, प्रोटीन्स होता है। तो 1 ग्राम NaCl ऐड करेंगे एक सोल्यूशन में, और 1 ग्राम प्रोटीनेक्स ऐड करेंगे, फिर हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पता करेंगे। अलग अलग सोल्यूशन है। तो 1 ग्राम NaCl ऐड किए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आया, 1 ग्राम प्रोटीनेक्स ऐड किए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आया। बेटा इन विच केस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर विल बी मोर? इन जनरल आंसर दीजिए, सोच के बताइए बेटा, सिंपल है। सर NaCl। सही है बेटा। देखो श्योर। NaCl में बेटा हम लोग को पता है मास विल नॉट हैव एनी इन्फ्लुएंस, क्या इन्फ्लुएंस करेगा बेटा? मोल्स। बेटा इसका मॉलिक्यूलर मास बहुत कम होता है, दीज आर एक्चुअली लार्ज मॉलिक्यूल, ठीक है। कोलॉइडल पार्टिकल का मॉलिक्यूल का साइज लार्ज होता है, दैट मीन्स मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। तो सेम अमाउंट अगर लेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स प्रोटीन एक्स का क्या आना है? कम आना है। तो वही चीज है बेटा, वही चीज लिखना है, आपको वही पूछेगा कि 1 ग्राम NaCl ले लिए, 1 ग्राम DNA ले लिए, दोनों को अगर मिला देंगे तो किसमें ज्यादा बॉडी एलिवेशन होगा, किसमें कम होगा, ठीक है। तो हम लोग को सिंपली लिखना नंबर ए पॉइंट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज are observed in colloidal solution, but the magnitude is less due to heavier mass of colloidal particles, due to heavier mass of colloidal particles, simple। मास हेवी हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स बेटा कम हो जाएंगे सेम अमाउंट के लिए, 1 1 ग्राम के लिए। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो हम लोग को पता है, सिंपली बेटा अमाउंट ऑफ मोल से मतलब होता है। नेक्स्ट बेटा, इसमें मैं कुछ बताऊंगा ज्यादा नहीं, ये बहुत बार हो चुका है। दे एग्जिबिट टिंडल इफेक्ट, दे एग्जिबिट टिंडल इफेक्ट, ठीक है। इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो बताना है मुझे, ठीक है। ठीक है, समझिए बात को बेटा, ये आएगा। ये एक व्हाइट लाइट है बेटा, आप ये बताइए, ये जो व्हाइट लाइट है अंधेरा रूम है बेटा, ध्यान रखिएगा, डार्क रूम रहेगा। अच्छा छोड़िए, मान लीजिए ये व्हाइट लाइट नहीं है बेटा, और ये पानी रखा हुआ है या NaCl सोल्यूशन रखा हुआ है, NaCl सोल्यूशन है, अंधेरा रूम है, एकदम अंधेरा है। क्या लगता है आपको ये पानी दिखेगा? पानी नहीं दिखेगा, ठीक है। अंधेरे रूम में ये NaCl सोल्यूशन आपको नहीं दिखेगा। अब आप एक काम कीजिए, व्हाइट लाइट का टॉर्च लीजिए, कोई भी लाइट का टॉर्च लीजिए, मान लीजिए व्हाइट लाइट लिए, ठीक है। टॉर्च लीजिए बेटा, आप यहां से देखिए, यहां से देखिए, आप यहां से देखेंगे बेटा, आपको दिखेगा या नहीं दिखेगा? यहां से मतलब मेरा राइट एंगल से, ठीक है, मतलब यहां से देख रहे हैं ऐसे करके, ये सोल्यूशन है, आप यहाँ कहीं से देख रहे हैं, ठीक है। तो मतलब टॉर्च ऐसे रखा हुआ है, NaCl सोल्यूशन है, आप यहाँ से देख रहे हैं, जहाँ कैमरा सभी देख रहे हो ऊपर से, दिखेगा या नहीं दिखेगा बेटा आपको कुछ?
बेटा ये सारा व्हाइट लाइट तो पास हो जाएगा। तो आप समझिए बेटा, आपको कोई भी चीज कब दिखाई देता है, जब वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होके आता है। इफ ऑल लाइट इज पासिंग थ्रू दिस, तो यहां से आपको डार्क दिखेगा और यहां से आपको ब्राइट दिखेगा। ठीक है, क्योंकि यहां से यहाँ लाइट पास होके आया, यहां से यहाँ आपको टॉर्च दिख रहा होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत लाइट दिखेगा। समझ में आया? तो चलिए नेक्स्ट। या एक तरीका यहां से भी आप देख सकते हैं, यहां से भी आपको डार्क दिखना चाहिए। देखो यहाँ पर आपका ऊपर कोई लाइट थोड़ी ना आ रहा है बेटा, आपके आंखों में लाइट ही नहीं आ रहा, सारा लाइट इधर आ रहा है, इधर पार हो जा रहा है। जब तक आपकी आंखों में लाइट नहीं आएगा बेटा, आपको कैसे दिखेगा? तो इधर से भी नहीं दिखा। समझ में आया? बट बेटा कोलॉइडल सॉल्यूशन के साथ ऐसा नहीं है। यहां से अगर लाइट आया, तो अगर आप यहां से देखिएगा, तो बेटा इसमें जो पार्टिकल्स होंगे ना बेटा, इसमें पार्टिकल्स बड़े होते हैं, इसमें बड़े पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, जो लाइट आएगा बेटा यहाँ से यहाँ, ये यहाँ पर आपको स्कैटर्ड हो जाएगा, तो आपको डार्क नहीं दिखेगा। तो आपको विजिबल होगा या दिखेगा। ठीक है, घर में करके देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपसे क्या पूछेगा। अब आपसे पूछेगा क्राइटेरिया फॉर टिंडल इफेक्ट। टू क्राइटेरिया फॉर टिंडल इफेक्ट। देखिए ये सब चीज पूछता है बेटा। टू क्राइटेरिया इसीलिए बता ये चैप्टर, ये चैप्टर क्या है, स्कोरिंग है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, बस आप खाली पढ़ के रखे होंगे, पॉइंट्स कभी लिखे होंगे, तो आपको ध्यान रहेगा, अच्छा यही तो करना था। ध्यान दीजिएगा बेटा, ये शायद पहले कभी बताए होंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताए होंगे। देखो बेटा, कोई भी लाइट जो होता है ना, उसको कोई भी सरफेस से रिफ्लेक्ट होना चाहिए। एक लाइट आया, ये सरफेस है, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। बेटा ये लाइट गया यहाँ से और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया बेटा, क्योंकि ये सरफेस था। बेटा इस सरफेस को मैं छोटा कर देता हूँ, तो भी रिफ्लेक्शन हो सकता है, बट बहुत छोटा कर दूंगा तो नहीं होगा। देखो मैं आपको बता दूं, पहले जो आपका था ना बेटा डिश एंटीना वगैरह ना बेटा, बहुत बड़ा होता था। मतलब जो आजकल आप डीटीएच देखते हैं ना, छोटा सा डीटीएच होता है इतना, बेटा ये डीटीएच आजकल बहुत छोटा होता है। पहले ये डीटीएच बहुत बड़ा होता था, आप देखे होंगे कहीं कहीं बहुत बड़ा छतरी लगा रहता है। ठीक है, आजकल वहाँ वो आपका उसमें लगा रहता है, क्या नाम है, सैटेलाइट वगैरह ट्रैकिंग, इसरो और नासा इस्तेमाल करते हैं उतनी उतना बड़ा छतरी। पहले ये लोग घर में छत पे लगा के केबल टीवी वाले मोहल्ला मोहल्ला डिस्ट्रीब्यूट करते थे। क्यों? क्योंकि पहले जो बेटा कम्युनिकेशन होता था ना, उसका लैम्डा बड़ा होता था, वेवलेंथ बड़ा हुआ करता था। तो लार्जर इज द लैम्डा, सरफेस आपका बड़ा होना चाहिए उसको कैप्चर करने के लिए। लैम्डा आपका छोटा हो जाएगा तो सरफेस भी आपका छोटा हो जाएगा। बट इतना आपको पता होना चाहिए, लैम्डा छोटा हो जाता है तो बेटा एनर्जी क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। हायर इज द एनर्जी, एनर्जी जब हाई हो जाएगा बेटा, तो पावर आपको ज्यादा लगता है। और एक बात और समझिए, एनर्जी अगर हाई हो जाएगा ना बेटा, मान लीजिए छोटा वेवलेंथ, ये आपको पता होना चाहिए, छोटा वेवलेंथ का बेटा डिस्टेंस
ट्रैवल कम हो जाता है। क्यों? उसका स्कैटरिंग बहुत आसानी से हो जाता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रांसफर अ स्मॉलर वेवलेंथ टू अ लार्जर डिस्टेंस। जैसे आपको पता होगा ना, सिग्नल वार्निंग के लिए रेड लाइट इसलिए यूज करते हैं क्योंकि रेड लाइट का वेवलेंथ बड़ा होता है, बहुत दूर से दिखता है। तो वही चीज है बेटा। और आजकल पता होगा 5G 4G, बेटा 5G 4G कुछ अंतर नहीं है, बस वेवलेंथ का अंतर है। 3G में बेटा आपका जो वेवलेंथ होता था वो बड़ा होता था, 4G में थोड़ा छोटा वेवलेंथ हो गया, 5G में और छोटा वेवलेंथ हो जाएगा, 6G में और छोटा हो जाएगा। बट जैसे जैसे 3G 4G 5G जाएंगे बेटा, तो हम लोग को पता है अगर वेवलेंथ छोटा हो गया तो डिस्टेंस ट्रैवल कम हो जाता है। तो डिस्टेंस ट्रैवल अगर कम हो जाएगा ना, तो आपको ना हर 1 किलोमीटर पे टावर खड़ा करना होगा। और यही हो रहा है। जब आप बहुत पहले जब टेलीफोन मोबाइल आया ही था ना 2000 करीबन 4-5 में, तो टावर्स कम थे, इतने टावर नहीं थे। बहुत कम टावर से, 1-2 टावर से पूरा शहर चलता था, क्योंकि उस समय हम लोग 1G 2G में थे। ठीक है, तो 1-2 टावर से 3 टावर से शहर कवर हो जाता है। बट जैसे ही 3G 4G 5G आया ना, बहुत ज्यादा टावर बढ़ गए। ठीक है, तो मैं ये बता रहा हूँ, छोटे वेवलेंथ को बेटा छोटा सरफेस रिफ्लेक्ट कर पाएगा। तो यहाँ पर आप वही समझिए, कहने का मतलब ये है, जिस लैम्डा का लाइट है उसी के आसपास आपका पार्टिकल का साइज होना चाहिए। उससे बहुत छोटा हो जाएगा तो नहीं होगा रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, सॉरी स्कैटरिंग नहीं होगा, मतलब लाइट सीधा आएगा, पास हो जाएगा। इफ दिस पार्टिकल्स विल बी वेरी स्मॉल, देन दिस लाइट विल सिंपली पास थ्रू। when the light will be scattered, when the wavelength of this light and the size of particles they are comparable। comparable का मीनिंग आपको बता चुके हैं बेटा। ठीक है, तो आपको लिखना है यहाँ पे नंबर 1, डायमीटर ऑफ पार्टिकल्स आर नॉट much smaller। diameter of particles are not much smaller than lambda of light। मतलब जो पार्टिकल का साइज होना चाहिए वो उसके आसपास ही होना चाहिए बेटा। नॉट मच स्मॉलर का मतलब ये है। नेक्स्ट है बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of dispersed phase and dispersed medium should differ significantly। The refractive index of dispersed phase and dispersed medium should differ significantly। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, तभी स्कैटरिंग हो पाएगा और तभी टिंडल इफेक्ट देख पाएंगे आप लोग। ठीक है, चलिए अब ध्यान से समझिए। कलर ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन lambda of light, sorry depends upon नंबर ए या नंबर 1 lambda of light, मतलब वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। नंबर 2 एंगल ऑफ व्यूइंग, मतलब किधर से आप देख रहे हैं।
नंबर 3, साइज ऑफ पार्टिकल्स, मतलब साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स। ये 3 चीजों के ऊपर बेटा कलर ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल डिपेंड करेगा। एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूं। कहने का मतलब ये है, मिल्क, ये मिल्क है, ये याद रखिएगा। यहां से बेटा व्हाइट लाइट आया है, ठीक है। अगर यहां से आप देखिएगा और यहां से आप देखिएगा तो दोनों से आपको कलर अलग नजर आएगा। देखो बेटा, ये हो गया आपका ट्रांसमिटेड लाइट, ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड लाइट, ठीक है। दिस विल बी अपीयर टू बी रेड एंड दिस विल अपीयर टू बी ब्लू। ये आपका ट्रांसमिटेड लाइट है, ट्रांसमिटेड लाइट, और ये आपका रिफ्लेक्टेड लाइट है। अब ये रट्टा मार के रखिएगा, पूछता है, ठीक है, मिल्क कैसा करेगा। तो मिल्क अपीयर्स ब्लू व्हेन व्यूड बाय रिफ्लेक्टेड लाइट एंड रेड व्हेन व्यूड बाय ट्रांसमिटेड लाइट। मिल्क प्लस वाटर है, याद रखिएगा। पूरा मिल्क रहेगा ना तो दिखता नहीं है, फिर मतलब बहुत वो हो जाता है, फिर आपको मोस्टली रेड दिखेगा। ठीक है, ये आप घर पे भी करके देख सकते हैं, मैंने घर पे करके देखा है बेटा। रेड वाला तो बड़ा आसानी से दिखता है, ठीक है, रेड वाला बड़ा आसानी से दिखेगा। सॉरी सर, सॉरी, ब्लू वाला आसानी से मुझे दिखा था, रिफ्लेक्टेड वाला बड़ा आसानी से दिखता है। ये रेड वाले के लिए काफी मेहनत करना पड़ा था, फिर भी मैं उतना कन्विंस नहीं हुआ था कि कलर रेड है, ठीक है। मे बी मैंने जो बीकर यूज किया था ना, वो बीकर के ऊपर स्केलिंग, मतलब वो वॉल्यूम का मार्किंग बना हुआ था, मे बी वो इंटरफेयर किया होगा। चलिए, नेक्स्ट हम लोग को समझना है बेटा, फाइनेस्ट गोल्ड कलर, फाइनेस्ट गोल्ड कॉय, फाइनेस्ट, रुकिए रुकिए, गोल्ड कोलॉइड, समझिए बात को। फाइनेस्ट पार्टिकल मतलब सबसे छोटा पार्टिकल जो पॉसिबल है कोलॉइडल के लिए, ठीक है। मैक्सिमम साइज, ठीक है। तो फाइनेस्ट गोल्ड वाला जो है ना बेटा, आपको रेड दिखेगा, रेड कलर, ठीक है। फिर आपको पर्पल दिखेगा, फिर आपको ब्लू दिखेगा, और लास्ट में आपको गोल्डन दिखेगा। तो मैक्सिमम जब साइज हो जाएगा तो आपको गोल्डन दिखना है, और जब मिनिमम साइज होगा बेटा तो रेड कलर दिखता है गोल्ड का। अब ये भी आपको बेटा आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टूडेंट पूछ लेता है, कितनी बार उल्टा बोलेगा कि फाइनेस्ट वाला गोल्डन होगा और सबसे बड़ा वाला रेड कलर होगा। बस इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखना है बेटा, और कुछ नहीं करना है, इसमें मार्क्स आसानी से मिलता है। नेक्स्ट है बेटा ब्राउनियन मोशन of colloidal particles, colloidal particles does not allow particles to settle down and give
स्टेबिलिटी टू कोलॉइड। नॉर्मली बेटा ये आपको ना मिट्टी का पानी होता है ना, उसको कभी ऑब्जर्व की जाए, कोई गंदा पानी ऑब्जर्व कीजिएगा, आपको दिखता है कि पार्टिकल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें और कुछ नहीं करना है, ब्राउनियन मोशन में इतना ही है। ठीक है, नेक्स्ट। अब चार्ज ऑफ कोलॉइड। चार्ज ऑफ कोलॉइड पहले ही बता चुके थे, यहाँ पे आपको चार्ज लिखा देते हैं। देखिए AgI है बेटा, ये आपका कोलॉइड है, कोलॉइड में डिस्पर्स्ड फेज है, दिस इज डिस्पर्स्ड फेज। अगर आप इसमें बेटा KI ऐड करेंगे और इसमें अगर आप AgNO3 ऐड करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा आपका AgI बाहर I माइनस। ठीक है, और AgNO3 अगर ऐड करेंगे तो बाहर आ जाएगा Ag प्लस। अब आपको ये ध्यान रखना है, देखो कॉमन वाला आयन जाता है मोस्टली, हर बार नहीं होता है, ठीक है, पर मोस्टली यही देखा जाता है। ठीक है, हर बार नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट। FeCl3 एक्सेस, ध्यान से समझिएगा, प्लस वाटर हॉट, हॉट वाटर। ठीक है, तो बेटा FeCl3 और वाटर बेटा FeOH होल थ्राइस देगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको FeOH होल थ्राइस देता है। अब ये FeOH होल थ्राइस तो बन गया बेटा, इसके सरफेस के ऊपर कौन आएगा? इसके सरफेस के ऊपर बेटा ये एक्सेस में है ना, तो बाहर Fe3 प्लस आएगा। ठीक है, Fe3 प्लस आएगा। बट यही FeCl3 बेटा अगर आप NaOH में ऐड करेंगे ना, तो बेटा इस बार NaOH आप ज्यादा ले रहे हैं। ठीक है, तो एक्सेस भी जरूरी नहीं, NaOH ले लिए ना तो FeOH होल थ्राइस बाहर OH माइनस आएगा। ये क्लियर होना चाहिए बेटा, यहाँ पे बेसिक सॉल्यूशन है, OH माइनस आपका बहुत ज्यादा है, यहाँ पे FeCl3 में Fe3 प्लस बहुत ज्यादा है चार्ज में। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट। अब बेटा आपको दो कॉलम बनाना है और ये कॉमन है, जनरल चार्ज, जनरल जनरल चार्ज ऑन कोलॉइड। एक तरफ है पॉजिटिव चार्ज, दूसरी तरफ है नेगेटिव चार्ज। अब आपको रट्टा मार के थोड़ा रखना है, थोड़ा याद करने की, ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा। नेगेटिवली चार्ज ने बेटा आपके मेटेलिक कोलॉइड से,
मेटेलिक कोलॉइड्स, दे आर जनरली नेगेटिव चार्ज। सल्फाइड कोलॉइड है, सल्फाइड कोलॉइड। सल्फाइड कोलॉइड में बेटा कोई भी सल्फाइड मान लेंगे, ठीक है। आर्सेनिक सल्फाइड मान लीजिए, AS2S3। इसके ऊपर बेटा जनरली सल्फर 2- एडजॉर्ब होता है। ये एनसीईआरटी में है नहीं, बट ये एक कॉमन है इस चैप्टर में बात। आर्सेनिक सल्फाइड होता है में सल्फर आपका ऊपर, सल्फाइड आपका ऊपर होगा। फिर है आपका स्टार्च, गम, जेलाटिन, ये सारे मतलब बायोमोलिक्यूल्स वाले, ठीक है। यहां आपका बेटा हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स, मतलब समझिए बेटा Al2O3.XH2O, मतलब बेटा AlOH होल थ्राइस, ठीक है, Fe2O3.H2O, ठीक है, ये सारे। फिर आपका हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, बस इतना याद रखिए, ठीक है, और कुछ याद नहीं रखना है। ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, उतना थोड़ी ना याद रहेगा। चलिए चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट इज जीटा पोटेंशियल क्या है, समझिए बात को। लेट से ये अपना बेटा AgI है, और बेटा लेट से आपने इस AgI एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट होता है, इसको आपने कोलॉइड बनाया है बाय एडिंग एक्सेस ऑफ Ki, ठीक है, Ki से आपने बनाया है। तो बेटा सरफेस के ऊपर कौन आएगा, I- आएगा। तो ये I- बेटा इस तरीके से होगा, ठीक है, दीज आर एक्चुअली I-, ठीक है, दीज आर एक्चुअली I-, ठीक है, इसको आप लिख लीजिए I-। बेटा आप मुझे ये बताइए, ये AgI और I- बेटा आपस में ठीक ठाक बॉन्डेड होगा, मतलब अच्छा खासा स्ट्रांगली, मतलब मान के चलते हैं कि चिपका होगा, ऐसा लगेगा कि फेविकॉल से चिपका हुआ है। अब मान लेते ये बीकर के अंदर है बेटा, तो बेटा हम लोग ये बोले कि ये वाला आपका जो सरफेस है, दिस इज एक्चुअली माइनस लेयर, क्योंकि सारा I- है। तो बेटा इस I- के चारों तरफ K+ तो होगा ना बेटा, ये K+, अब ध्यान से सोचो बेटा, AgI- यहां से यहां पहुंचा ड्यू टू ब्राउनियन मोशन, AgI ये पूरा वाला स्फीयर यहां से यहां पहुंचा, तो बेटा ये पूरा उठकर यहां चला गया। आप सोचो ये ब्लू वाले सर्कल सारे इसके साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे बेटा, सारे का मतलब 100% नहीं है, 99% तो जाएंगे ना बेटा। क्यों, क्योंकि ये इसके ऊपर अच्छे से चिपका हुआ है, एडजॉर्ब है, तो ये जहां जाएगा ये सर्कल ब्लू वाला वहां जाएगा। बट बेटा ये वाला जब यहां से यहां पहुंचेगा, ये वाला सर्कल, तो ये K+ नहीं जाएगा। यहाँ पर जब ये पहुंच जाएगा तो ये वाला K+ इसको सराउंड करेगा, मतलब यहाँ आसपास जो K+ होंगे वो सराउंड करेंगे। तो मतलब ये है कि ये वाला लेयर बेटा फिक्स्ड है, दिस इज फिक्स्ड लेयर ड्यू टू एडजॉर्प्शन, ये एडजॉर्ब हो गया है, तो ये वाला लेयर फिक्स्ड हो गया है, ये कहीं नहीं जाने वाला है। और ये वाला जो लेयर है ना बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज लेयर। ये बेटा कहीं भी फिक्स्ड नहीं है, ये कहीं भी जा सकता है।
तो आप समझे बात को, ये एक नेगेटिवली चार्ज लेयर है और ये पॉजिटिवली चार्ज लेयर है। अगर देखा जाए, बाकी चीजों को इग्नोर कर दीजिए, तो आपको दिखेगा एक स्फीयर होगा जो नेगेटिव चार्ज होगा और इसके ऊपर एक स्फीयर होगा जो पॉजिटिव चार्ज होगा, होगा ना। तो कैपेसिटर टाइप कुछ दिखा आपको, एक नेगेटिव वाला लेयर आ गया और एक पॉजिटिव वाला लेयर आ गया। सो दिस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड लेयर एंड डिफ्यूज लेयर, so potential difference between fixed layer and diffuse layer of opposite charges is called zeta potential or electrokinetic potential. Zeta potential or electrokinetic potential. Zeta potential or electrokinetic potential. ठीक है, चलिए। तो बेटा इतना तो हम लोग को समझ में आ गया है, कोलॉइड पार्टिकल्स आर ऑलवेज चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, अब समझिए बेटा, हर तरह का कोलॉइडल पार्टिकल चार्ज होता है। मतलब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दूं, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दूंगा किसी कोलॉइडल पार्टिकल पे, तो ये क्या, वो क्या करेगा, वो बेटा प्लेट के तरफ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये वाला एजी आई वाला किससे सराउंड है बेटा, आई माइनस से। सो दिस पार्टिकल विल मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, दिस पार्टिकल विल मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। तो वही चीज, तो व्हाट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस देखिए, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है बेटा, सिंपल सा मीनिंग है, मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स अंडर एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। so movement of colloidal particles under influence of applied electric field, electric field towards oppositely charged plate, charged electrodes, electrodes is called electrophoresis. फोरेसिस होता है, ठीक है, आर के बाद ई होगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो मूवमेंट ऑफ colloidal particles under influence of applied electric field toward oppositely charged electrode is called electrophoresis. तो पता है ना बेटा, पॉजिटिव पार्टिकल्स विल मूव टुवर्ड नेगेटिव, दैट इज कैथोड, एंड नेगेटिव विल मूव टुवर्ड्स एनोड। नेक्स्ट है बेटा इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस।
osmosis. Now what is this? Beta colloidal particles will move towards oppositely charged plate. What if somehow, कैसे नहीं जाना हम लोग को, दिमाग लगाना ही नहीं कैसे, somehow I am blocking the movement of this colloidal particles. Somehow I am blocking the movement of colloidal particles. And then also I am applying electric field. Means I am applying electric field, but using suitable means I am somehow restricting the movement of colloidal particle, that is a dispersed phase. Then what will happen? Then beta hota kya hai? Dispersion medium begins to move in opposite direction. Dispersion medium will move. Means if I am blocking the dispersed phase, then dispersion medium will move. तो हम लोग को लिखना है when electrophoresis is prevented by suitable means, is prevented by suitable means, then dispersion medium begins to move. This phenomena is called electroosmosis. This phenomena is called electroosmosis. चलिए हो गया. Now what is coagulation? The other name of coagulation is precipitation. Now precipitation से हम लोग बचते हैं, हम लोग मोस्टली coagulation यूज करते हैं. मतलब settling down of colloidal particles is simply known as coagulation. So settling down of colloidal particles, settling down of dispersed phase, is called coagulation. तो कोआगुलेशन में बेटा ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि डेफिनेशन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है कि हाउ वी आर गोइंग टू कोआगुलेट. मींस मिल्क को आप कोआगुलेट कैसे कराइएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो मिल्क को तो आप बेटा बहुत तरीके से करते हैं बेटा, नींबू डाल देते हैं तो कोआगुलेट कर जाएगा. उसके बाद कुछ लोग सोडा डाल देते हैं, उससे कोआगुलेट कर जाएगा. आपको पता है बहुत ज्यादा नमक डाल दीजिएगा तो भी कोआगुलेट कर जाएगा. पहले ही बताए थे बेटा, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज नेसेसरी फॉर स्टेबिलिटी, बट एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विल कॉज कोआगुलेशन. अभी लिखाए थे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विल कॉज प्रेसिपिटेशन. दूध में बहुत सारा नमक मिला के देखिएगा बेटा, वो कोआगुलेट कर जाएगा. ठीक है, दूध में बहुत सारा नमक मिलाइएगा, कोआगुलेट कर जाएगा. इनफैक्ट ब्लड वगैरह भी कोआगुलेट कर जाएगा अगर आप उसमें आप नमक मिला दीजिएगा तो. ठीक है, तो कोआगुलेशन कैन बी अचीव थ्रू वेरियस मेथड. तो लिखेंगे
कोआगुलेशन मेथड्स। बेटा सबसे आसान तरीका है समझने का, आप ये समझिए कोई भी कोलॉइड पार्टिकल बेटा स्टेबल इसलिए है क्योंकि उसके सरफेस के ऊपर चार्ज है। चार्ज नहीं है बेटा तो वो क्या करेगा, कोआगुलेट कर जाएगा। तब कोआगुलेशन कराने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, जो सरफेस पे चार्ज है उसको हटा दीजिए। इफ somehow we are removing the charge from the surface, then coagulation will take place. तो हाउ टू करना है बेटा, रिमूव चार्ज, कोआगुलेशन विल अकर। सिंपल सा है बेटा, दिमाग में यही रखना है, किसी भी तरीके से आप चार्ज को हटा दीजिए उसके सरफेस से, कोआगुलेट कर जाएगा। तो एक बहुत बड़ा सिंपल सा तरीका है। नंबर ए, मिक्सिंग टू ऑपोजिटली चार्ज कोलॉइड। बेटा इसका मतलब समझ में आ गया होगा, एक ऐसा कोलॉइड ले ले जो पॉजिटिवली चार्ज है और एक ऐसा कोलॉइड ले ले जो नेगेटिवली चार्ज है, दोनों को बेटा मिक्स कर दीजिए और वो आपका कोलॉइड जो है प्रेसिपिटेट कर जाएगा। इसका दूसरा भी नाम होता है बेटा म्यूचुअल कोआगुलेशन। इसका दूसरा नाम होता है म्यूचुअल कोआगुलेशन। एक पॉजिटिव कोलॉइड और एक नेगेटिव कोलॉइड को मिक्स कर दीजिए, कोआगुलेट कर जाएगा। सेकेंड है बेटा बाय परसिस्टेंट डायलिसिस। बेटा डायलिसिस में हम क्या बताए थे आपको कि आपको बेटा डायलिसिस में आपको रिड्यूस करना होता है इलेक्ट्रोलाइट। अगर बहुत सब कुछ रिमूव कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो बेटा कोआगुलेशन हो जाएगा। तो परसिस्टेंट डायलिसिस का मतलब क्या है, 10 बार 20 बार 30 बार डायलाइज कर दीजिए तो सरफेस का भी चार्ज क्या होगा, वो भी गायब हो जाएगा, वो भी बाहर आ जाएगा, तो उससे भी हो जाएगा। नेक्स्ट इज बेटा addition of excess electrolyte। addition of excess electrolyte। addition of excess electrolyte क्या करेगा बेटा, सरफेस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। थर्ड फोर्थ इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। बेटा इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होगा, ऑपोजिट प्लेट के पास पहुंच जाएगा और उसके बाद उसका चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। एंड लास्ट इज बेटा बॉइलिंग। बॉइलिंग increases collision, thereby disturbing stability। बेटा बहुत ज्यादा बॉईल कीजिएगा ना बेटा तो इतना कोलाइड करेगा, इतना बार बार कोलाइड करेगा ना कि उसका जो सरफेस पे जो चार्ज एडजॉर्ब था ना वो डिसलॉज हो जाएगा। बॉइलिंग समझिए कैओस फैला देता है ना, कैओटिक हो जाएगा पूरा अंदर। तो कैओटिक हो जाएगा तो क्या है फिर, तो ऐसे भी हम लोग को पता है कोलाइड उतना मतलब बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, तो कोलिजन से क्या होगा, वो सरफेस से सारा डिसलॉज होता जाएगा धीरे धीरे करके और प्रेसिपिटेट होता जाएगा। ठीक है नेक्स्ट। यहाँ तक किसी को डाउट है बेटा, इसमें से कोई पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन करना है या सब समझ में आ गया? सर बॉइलिंग वाला फिर से बोल दीजिए। बेटा ये सरफेस पे यहाँ पे चार्ज इन्वॉल्व है, ठीक है। होगा क्या, ये किसी से कोलाइड किया, ड्यू टू कोलिजन ये सारा सरफेस से चार्ज हट गया थोड़ी देर के लिए। जैसे ही हटेगा ये क्या करेगा, ये नीचे आ जाएगा ना बेटा। समझ में आ रहा है, क्योंकि अब एक बार जब नीचे आ जाएगा तो ऊपर जाना नहीं है ना, तो बॉइलिंग में समय लगेगा, बट एक एक करके एक एक करके एक एक करके इनका जो सारा सरफेस पे जो डिस्टर्ब जमा हो गया वो सारा हट जाएगा। ठीक है, देखो बेटा
एड्जॉर्प्शन ऐसे भी समझिए बेटा, मैंने क्या बताया था, हायर टेम्परेचर पे एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बेटा, डिक्रीजेस सर। डिक्रीजेस। तो अगर इसको बॉईल करेंगे तो सरफेस पे रहेगा या गायब हो जाएगा? गायब हो जाएगा। गायब गायब हो हो जाएगा, जाएगा। बस नीचे आ गया। हाँ सर समझ सर गया। एक बार एडिशन ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट समझा दीजिए। एडिशन ऑफ एक्सेस सर इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रोलाइट। अभी करेंगे बेटा, उस पर थोड़ा और करेंगे, अभी इसका हम लोग एक और उसका टॉपिक है वो करेंगे। एडिशन ऑफ एक्सेलरेटर का अभी बाकी है, उसका कुछ टॉपिक बाकी देखिए, बाकी चारों पे। चलिए ठीक है, अब वही एडिशन ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट को ही हम लोग को थोड़ा कंटिन्यू करना है, ठीक है, उसको अलग से कंटिन्यू करें, समझिए बात को। Al3+ will cause coagulation of negatively charged colloid, आया ना? हाँ सर। देखो Al3+ क्या करेगा, विल न्यूट्रलाइज द नेगेटिव चार्ज ऑन द कोलॉइड, एज अ रिजल्ट कोआगुलेशन विल टेक प्लेस। देखो बेटा Al3+ क्या करेगा ना, मान लो यहाँ सरफेस के माइनस जमा है, Al3+ क्या करेगा, इनमें से 3 को बुला लेगा अपने पास, एक और Al3+ आएगा, इनमें से 3 को बुला लेगा अपने पास, तो ये क्या हो जाएगा, नेकेड हो जाएगा ना, विदाउट एनी चार्ज हो जाएगा। अब 2 Al3+ ऐड करने से होगा नहीं बेटा, आप 10 Al3+ ऐड करोगे ना, तो 2 लोग ये काम करेंगे, बाकी 8 नहीं कर पाएंगे, समझ में आया? तो कटायन विल न्यूट्रलाइज नेगेटिव ऑन दी अनायंस। इसमें किसी को डाउट बेटा? अब समझ में आया? तो जो भी आप Al3+ ऐड करेंगे सरफेस को न्यूट्रलाइज करेगा। आप बोलेंगे सर इसके पास वहां क्यों जाएगा, यहाँ क्यों नहीं आएगा? बेटा मैंने 10 ऐड किया है ना, तो ऐसा समझिए कि इक्विलिब्रियम टाइप है ना, कि रिएक्टेंट इतना ऐड कर दिए कि इधर जाके इसको निकाल लिया जाएगा। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बता रहे हैं, क्या बोले, थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से नहीं होगा। व्हेन आई एम एडिंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट देन प्रेसिपिटेशन विल डेफिनेटली टेक प्लेस। क्लियर है बेटा इसमें? अब हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट आएगा बेटा आपका PO4 3- will cause coagulation of positively charged। तो अगर मैं एक कोआगुलेशन पावर की बात करूं, कोआगुलेशन पावर, तो बेटा सबसे ज्यादा होगा Al3+ का, फिर होगा Barium 2+ का, फिर होगा Sodium+ का। सही है कि नहीं? हाँ सर। इसमें किसी को डाउट? ये कोआगुलेशन पावर हुआ। कोआगुलेशन वैल्यू पता है क्या होगा बेटा? कोआगुलेशन पावर तो समझ में आ रहा, विच हैव गॉट दी मोर पावर टू कॉज कोआगुलेशन। Al3+ have capacity to neutralize 3 charge. Sodium+ has capacity to neutralize 1 charge. So I can simply say Aluminum 3+ will be more effective, yeah, 3 times more effective compared to Sodium+. That means if I am using 3 moles of Sodium+, then I only need to use 1 mole of Aluminum 3+. तो इसका पावर बहुत ज्यादा है, तो बेटा इसको कम चम्मच ऐड करना होगा। ये 3 चम्मच ऐड करेंगे तो 1 चम्मच ऐड करेंगे, तो आई कैन से
कोआगुलेशन पावर। इसमें किसी को डाउट? Value is what? Coagulation value is the amount of electrolyte required to cause precipitation. समझ में आया? एक रूल लिख हाँ ले, सर। बच्चों हाँ वाला रूल है ये, इसको हार्डी स्कूल्स बोलते, ठीक है, स्कूल्स रूल, बड़ा सिंपल सा है। मोर इज द वैलेंसी, मोर इज द पावर, मोर इज द वैलेंसी, मोर इज द पावर। तो सिंपल सा है, ग्रेटर इज द वैलेंस ऑफ, more is the valence of iron, more is the coagulation power। पावर है, वैल्यू नहीं है, ठीक है, वैल्यू का मैंने आपको उल्टा बता दिया है। कोआगुलेशन पावर और फ्लॉकुलेशन दोनों एक ही चीज है, और फ्लॉकुलेशन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक खाली लिख लीजिए, नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे गोल्ड नंबर। ठीक है, यहां से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटा, डाउट्स भेज दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में जल्दी खत्म हो जाए क्लास, ठीक है। तो जो पहले का डाउट है वो भी, और बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में क्लास जल्दी खत्म हो जाएगा, ज्यादा टॉपिक नहीं है। सर हाँ बेटा बोलिए। सर वो जो डायलिसिस लिखवाए थे ना सर, हाँ सर वो बेटा, वाला पेज एक बार शो करिएगा सर, वो छूट गया था। ठीक है, देख रहे हैं। ठीक है सर, एक क्वेश्चन भी पूछना था सर। हाँ बेटा पूछिए। सर ये जो लायोफिलिक और लायोफोबिक लिखवाए थे ना सर, हाँ हाँ बोलिए बेटा। हाँ सर, तो उसमें सर आप ये लिखवाए थे कि लायोफिलिक रिवर्सिबल है और ये लायोफोबिक इरिवर्सिबल, हाँ। सर, तो उसमें तो सर स्टेबलाइजिंग एजेंट करके ना सर वो मिक्सअप हो रहा है, तो सर उसको अगर स्टेबलाइजिंग एजेंट सर स्टेबलाइजिंग एजेंट लेकर अगर उसको रिवर्सिबल नहीं बना सकते हैं? नहीं बेटा, स्पेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को आप पेप्टाइजेशन के थ्रू कोलॉइड बना देंगे, हाँ बट सर। कोआगुलेशन हो गया है तो वापस से उसको आप थोड़ी ना डिजोल्व करेंगे, क्योंकि एक बार कोआगुलेट हो गया तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड तो नहीं रहा ना अब, ठीक है। और आप जो सोच रहे प्रैक्टिकली रिवर्सिबल है कि नहीं है, बेटा देखो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करके तो हम लोग रिवर्स तो कर ही देंगे ना, समझ में आ रहा? तो अब इजीली रिवर्स नहीं होगा ना, मतलब बस ऐसा नहीं है कि बस दोबारा से उस चम्मच से हिला देंगे तो वो फिर से बन जाएगा, वो नहीं हो सकता है, ठीक है। ठीक है सर। ओके, ठीक है। मतलब नया टाइम टेबल बेटा बताए प्रवीण सर आप लोगों को? मेरे से प्रवीण सर बोले इस वीक कोई चेंज नहीं है सर, संडे के बाद नया टाइम हाँ तो टेबल ठीक आएगा। है, चलिए फिर, चलिए तब तो हो ही जाएगा फिर, ठीक है, ठीक है बेटा, थैंक थैंक यू। यू सर। ओके।